हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। इसका पहले ही एक वीडियो बन चुका है जिसमें हम आपको पढ़ाए थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्रकाश के निकलने और ना निकलने के माध्यम से दो भागों में हमने वस्तुओं को बांटा था, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। उसके बारे में हमने जाना था, डिफिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल भी देखा था हमने। इसके साथ साथ हमने जाना था कि प्रकाश की किरण क्या होती है, किरण पुंज क्या होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं और उस कौन कौन होते हैं, और इसके डिफिनेशन भी साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश के पार होने और ना होने के माध्यम से वस्तु को भी तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, प्रकाश को पार होने और ना होने के माध्यम से वस्तु को कितने भागों में, तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन, तो एक हो गया सबसे पहले पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी वह वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो तो पार हो जाए, वह वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो आर पार हो जाए, उसे कहेंगे पारदर्शी वस्तु। आ रहा है समझ में कि वह वस्तु जिससे क्या हो प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, प्रकाश आर पार हो जाए, वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या बोलेंगे, हो जाए, उसे बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश क्या होता है तो इस पार से उस पार चला जाता है। जैसे कि हवा का बात किया जाए, अगर हवा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तो हवा हो जाएगा, जैसे में पानी हो जाएगा, पानी, हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया। ठीक है, ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे क्या होता है प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर आसानी से चला जाता है, तो इसे हम पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। तो पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे तो वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है तो दूसरा अपारदर्शी, कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश पार नहीं होता है। ठीक है, एक ओर से दूसरे ओर नहीं जा पाता है, उसे अपारदर्शी बोला जाता है। ठीक है, तो उसे अपारदर्शी कहते हैं। क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे तो वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है या पार नहीं हो पाता है, आर पार नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है उसे बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, जैसे कि अगर इस बोर्ड को बोला जाए कि क्या इस बोर्ड से आर पार हो जाएगा प्रकाश, तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि बोर्ड हो गया ये वाला, फिर से कलम हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, फिर से दीवार कोई भी हो गया, पंखा हो गया, टेबल हो गया, ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश पार नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल में टेबल ले लेंगे, टेबल हो गया, दीवार हो गया, दीवार, यहाँ पे इत्यादि लिख देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश पार नहीं होता है, तो उसे अपारदर्शी की श्रेणी में रखेंगे हम। ठीक है, और तीसरा क्या होता है तो कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश क्या होता है तो थोड़ा थोड़ा पार हो पाता है, यानी अंशतः बोल सकते हैं पार होता है, तो उसको पारभासी कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको तो पारभासी, उसको पारभासी कहा जाता है। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश अंशतः पार होती है। ठीक है, क्या बोलेंगे डिफिनेशन तो वे वस्तुएं हम छोटा सा करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, जिससे प्रकाश क्या हो, प्रकाश अंशतः पार हो, अंशतः पार हो, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश अंशतः पार हो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे तो पारभासी बोलेंगे। ठीक है, तो पारभासी में कौन कौन से वस्तुएं आ जाएंगी तो घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। अगर कांच बोलेंगे तो कांच क्या हो जाएगा तो उसे पूरा पूरा पार हो जाता है प्रकाश, तो उसे पारदर्शी में रखा जाता है। लेकिन घिसा हुआ कांच का अगर देखा जाए तो घिसा हुआ कांच से प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार होता है। जैसे तेल लगा कागज, ठीक है, ये भी तेल लगा, अगर किसी कागज में तेल को लगा देते तो उससे क्या होता है प्रकाश हल्का हल्का उस पार जाने लगता है। ठीक है, और हो जाएगा, और क्या हो जाएगा तो हमारी आँख की पलकें जो हैं पारभासी में आती हैं। ठीक है, कैसे तो जब हम सोए रहते हैं आँख बंद करके और उस समय लाइट जब आता है तो हमें पता चल जाता है, अनुभव हो जाता है कि लाइट आ गया है। ठीक है, तो कैसे पता चला कि तो हमारे आँख से जो है, भले ही हम आँख
भले ही हम अपना आँख मूंद के ऐसे सो रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, थोड़ा बहुत हमारे आँख से तब भी दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो जब लाइन आता है तो हमें पता चल जाता है कि लाइट आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, तो हमारी आँख की पलकें जो है ये भी परभाषी में आ जाएंगी। तो आँख की पलकें, आँख की पलकें, तो परभाषी में कौन कौन हो जाएगा, घिसा हुआ कांच, इससे भी थोड़ा थोड़ा अंशतः पार हो जाएगा, प्रकाश, तेल लगा कागज हो जाएगा, और आँख की पलकें हो जाएंगी। तो ये सभी परभाषी की श्रेणी में आती है। तो प्रकाश के पार न होने और होने के माध्यम से वस्तुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन, तो पारदर्शी, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहेंगे। अपारदर्शी वस्तु, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा आर पार प्रकाश, तो क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु। और पारभासी वस्तु किसे बोलेंगे, तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश अंशतः पार हो उसे पारभासी वस्तु बोलेंगे। ठीक है, तो आगे हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश तो हमने जान लिया था कि प्रकाश क्या होता है, अब हम प्रकाश का परावर्तन समझने वाले हैं। कल प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, तो हम प्रकाश पहले ही जान चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है, तो वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम जानेंगे अब परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन का मतलब होता है लौटना, परावर्तन का मतलब लौटना। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का लौटना ही क्या कहलाएगा, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। कहाँ से लौटना, तो किसी जगह से लौटना। ठीक है, तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। कैसे बोलेंगे डेफिनेशन प्रकाश के परावर्तन का, तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए इसका एक डायग्राम ऐसे बनाते हैं। तो ये रहा, मान लीजिए हम एक दर्पण ले रहे हैं, ऐसे दर्पण मतलब शीशा, जो हम शीशा बोलते हैं उसी को। ठीक है, ये रहा दर्पण, यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से किरण ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से टॉर्च हम बार रहे हैं, तो ऐसे आएगा यहाँ से किरण टॉर्च से, और कुछ इस प्रकार से ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो यही हुआ प्रकाश का परावर्तन। आया समझ में। तो ये हमने दर्पण लिया था, ये क्या है, तो समतल दर्पण इसको बोला जाता है, प्लेन मिरर। इसको एक तरफ से ऐसे एक तरफ से रंग देंगे, कांच होता है और उसको एक तरफ से रंग देंगे तो क्या हो जाएगा, दर्पण बन जाता है, ऐसे रंग देंगे। और यहाँ से जब टॉर्च को बारेंगे तो ऐसे किरण आएगा, ऐसे वापस लौट जाएगा, और इसी को प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। प्रकाश का परावर्तन किसे बोलेंगे, तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का, ये प्रकाश आया, प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना ही क्या कहलाएगा, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ये क्या है हमारा, तो दर्पण है, ये दर्पण है। तो आई होप ये आपको समझ में आओगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब लगे हाथ आइए कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये ले लेते हैं ऐसे कांच, और एक तरफ से ऐसे हम कांच को ले लेते हैं। ठीक है, और कांच को एक तरफ से ऐसे कलई कर देते हैं, यानी कि रंग देते हैं, तो ये हमारा दर्पण बन जाएगा। ठीक है, और कैसा दर्पण बनेगा, तो प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण बनेगा। ये हमने दर्पण इसको बना दिया इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पर हम एक किरण को लेंगे, इस पर क्या करेंगे, एक ऐसे किरण को लेंगे हम, किरण से को ऐसे किरण को एक लेंगे, यहाँ पे ऐसे हमने एक किरण ले लिया, और ये जो किरण आ रहा है ये तो लौटेगा इधर से कुछ इस प्रकार से लौटेगा। ठीक है, तो ऐसे किरण आया और ऐसे वापस चला गया, तो ये हो गया परावर्तन प्रकाश का। समझ में आया, तो ये क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो किरण आ रहा है किसी स्रोत से, इसको बोला जाता है आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे, तो आपतित किरण। और ये जा रहा है, इसको बोला जाता है परावर्तित किरण, परावर्तन के बाद जा रहा है तो इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो आपतित किरण, इसका नाम क्या है, तो आपतित किरण।
आपतित किरण है, और ये दर्पण से जो लौट रहा है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण ये वाला हो गया जो आ रहा है, और जो जा रहा है उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिस बिंदु पर ये टच कर रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोला जाता है। और ये जो सतह, जिस सतह से प्रकाश आकर लौट रहा है, इसको परावर्तक सतह बोला जाता है। क्या? तो परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसको बोलेंगे? जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो आ रहा है, जा रहा है, इस जिस सतह से टकरा कर वापस जा रहा है उसको परावर्तक सतह बोलेंगे। और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आकर पड़ रहा है और वहीं से जा रहा है, इसको आपतन बिंदु बोलेंगे। आपतन बिंदु पर क्या करते हैं? ऐसे एक लंब डाल देते हैं। आपतन बिंदु पर ऐसे हमने एक लंब डाल दिया, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? तो अभिलंब। क्या होगा? तो इसको बोलेंगे अभिलंब, इसको अभिलंब बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सब हमने जान लिया। अब एक और चीज़ दिख रहा होगा आपको, ये रहा आपतित किरण और ये रहा अभिलंब, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? तो आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है तो इसको आपतन कोण बोलेंगे। आपतन कोण। ठीक है, इसको कोण आई से दिखाया जाता है। और ये जो है अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है तो इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, इसको परावर्तन कोण बोलेंगे। और इसको कोण आर से दिखाया जाता है, इसको कोण आर से दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या जाना कि सबसे पहले हमने जाना कि एक दर्पण हमने सबसे पहले लिया। ठीक है, और इस दर्पण पर ये जो सतह दिख रहा है जहाँ से प्रकाश आकर जा रहा है उसको बोलेंगे परावर्तक सतह। ठीक है, और ये किरण जो आ रहा है इसको आपतित किरण बोलेंगे। तो इसके डिफिनेशन क्या होगा? आपतित किरण का डिफिनेशन सबसे पहले जानेंगे। तो आपतित किरण किसे कहेंगे? तो दर्पण पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, और दर्पण से वापस जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? तो परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? आपतित किरण किसे बोलेंगे? तो दर्पण पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, और दर्पण से वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, और आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, ये रहा परावर्तक सतह, और आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। तो ये डिफिनेशन आपको लिख लेना है, यहाँ पे लिखने वाले नहीं है क्यों, यहाँ पे हम लिखने वाले नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, और इसके बाद हमने जाना था कि ये अभिलंब डाले यहाँ पे, अभिलंब, तो ये लंब डाले यहाँ पे किस पर? आपतन बिंदु पर डाले हैं लंब, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा अभिलंब का? तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, कोण बन रहा है, तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है तो आपतन कोण कहलाएगा। तो क्या इसका डेफिनेशन होगा आपतन कोण का? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण बोलेंगे। इसको कोण आई से दिखाया जाता है। ठीक है, और परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलेंगे, और इसको कोण आर से दिखाया जाता है। तो ये सभी डिफिनेशन आपको लिख लेना है। ठीक है, कौन कौन? तो आपतित किरण का, परावर्तित किरण का, आप परावर्तक सतह का, आपतन बिंदु का, अभिलंब का, आपतन कोण का और परावर्तन कोण का। जो जो हम बोले हैं सेम वही डिफिनेशन होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की टॉपिक को हम देखते हैं। तो हमने जान लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब हम पढ़ना है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना होता है। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमें? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। यहाँ पे क्या टॉपिक रहेगा हमारा? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना होता है? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना होता है? तो 2 होता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम अगर आपसे पूछा जाए तो कितना बोलेंगे? तो 2 बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन? तो सबसे पहला आपतित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है, समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या बोलता है, तो आपतित किरण, अपरावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये रहा, हम मान लेते हैं कि दर्पण। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनाए थे ना, ऐसे क्या था, एक दर्पण था और इस पर हमने क्या किया था, ऐसे एक किरण लिया था और ये किरण ऐसे जा रहा था। ठीक है, तो ये रहा आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये था। ठीक है, इस पर लंब हम डाल देते हैं ऐसे, तो ये अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, यहाँ पे क्या लिखे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही समतल में है। ठीक है, ये वाला लंब और आपतित किरण, परावर्तित किरण क्या है, तो एक ही समतल में है। तो पहला ये क्या हो जाएगा, तो परावर्तन का पहला नियम क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो पहला नियम ये था। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, बराबर होता है किसके, तो परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी कि कोण आई इक्वल होता है किसके, कोण आर के। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जब हम लंब डालते हैं, ऐसे ऐसे लंब डालते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण यानी कि कोण आई कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कोण आर कहा जाता है। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कोई किरण यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और अभिलंब के साथ किरण जो है 30 डिग्री का एंगल मान के चलिए बना रहा है, तो जब लौटेगा जो किरण वो अभिलंब के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। यही इस पर यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, दूसरा नियम। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस जाना या लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ठीक है, तो ये दोनों आपको नियम याद रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना होता है और कौन कौन होता है, तो ये दोनों हम आपको समझा दिए। तो अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, तो टॉपिक डालेंगे यहाँ पे समतल दर्पण के, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण का परावर्तन, प्रकाश के किरण का परावर्तन, प्रकाश के किरण का परावर्तन यानी कि समतल दर्पण के लंबवत अगर कोई प्रकाश का किरण आएगा तो उसका परावर्तन कैसे होगा। ठीक है, तो ये जानेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम समतल दर्पण लेंगे यानी कि प्लेन मिरर लेंगे। एक ऐसे समतल दर्पण हम ले लेते हैं ऐसे कुछ इस प्रकार से, और दर्पण का एक साइड क्या होता है, तो रंगाई किया हुआ होता है यानी कि कलई किया हुआ होता है। तो ऐसे इसको हम ऐसे पेंट कर देते हैं पीछे से। तो ये रहा परावर्तक सतह। अगर इस पर क्या हो, किरण ऐसे लंबवत आए, लंबवत मतलब 90 डिग्री बना के, ठीक है, सतह पर कितना डिग्री बनाए, 90 डिग्री, उसी को लंबवत बोला जाता है। तो ऐसे लंबवत अगर कोई किरण आती है समतल दर्पण के, तो इस पर ऐसे आएगी और आने के पश्चात इसी पथ पर वापस चली जाती है। ठीक है,
तो क्या होगा, अगर समतल दर्पण के लंबवत अगर कोई प्रकाश का किरण पड़ेगा तो जिस पथ पर आएगा उसी पथ से, जिस पथ से आएगा उसी पथ पर वापस चला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि कोण आई और कोण आर का मान कितना होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे लंबवत आ रहा है ऐसे प्रकाश का किरण, ऐसे लंबवत आया और ऐसे उसी पथ पर वापस चला गया, तो इसका अभिलंब किधर होगा, तो हम जानते हैं आपतन कोण होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बने कोण को कहते हैं। तो यहाँ पे आपतन आप अगर अभिलंब डालते हैं तो इसी पर न डालेंगे ऐसे अभिलंब, तो ऐसे टूटे लाइन द्वारा अभिलंब मान लीजिए डाल देते हैं ऐसे, तो किरण इसी पर आया अभिलंब पर ही वापस जा रहा है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, कोण आई कितना होगा यानी कि आपतन कोण, तो यहाँ पे 0 होगा। क्यों, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे परावर्तित अगर कोण परावर्तन कोण देखा जाए यानी कि कोण आर, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जिस पथ से आया उसी पथ पर वापस चला गया है और अभिलंब इसी पर डाले हैं, ठीक है। तो अगर समतल दर्पण के लंबवत कोई प्रकाश का किरण आता है, समतल दर्पण के लंबवत अगर कोई प्रकाश का किरण आता है तो वहाँ पे कोण आई का मान 0 होता है और कोण आर का मान भी 0 होता है, यानी कि आपतन कोण 0 होता है, परावर्तन कोण भी हमारा 0 होता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के टॉपिक को हम चलिए कवर करते हैं। तो हमने जान लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कौन कौन होते हैं। इसके साथ साथ हमने जान लिया कि अगर कोई समतल दर्पण के लंबवत अगर कोई किरण आता है तो वहाँ पे जो आपतन कोण होता है वो भी 0 होता है और परावर्तन कोण भी होता है वो भी 0 होता है, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो प्रतिबिंब यानी कि इमेज। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतिबिंब जिसे इंग्लिश में इमेज बोला जाता है। इमेज यानी कि प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो जब दो किरणें जहाँ पर कट कर ऐसे दर्पण में हम अपना फोटो देखते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है दर्पण में, तो जहाँ पे किरणें कट करती है वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब हम आपको दर्पण पढ़ा रहे होंगे उस समय हम आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना सिखा देंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे केवल इसका डिफिनेशन जान लीजिए और कितना प्रकार का होता है ये हम आपको बता देते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ये सब आपको लिख लेना है, डिफिनेशन है इसका। क्या बोलेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब का डिफिनेशन ये था। प्रतिबिंब होता है 2 प्रकार का। कितना प्रकार का, तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो एक होगा हमारा क्या हो जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब का डिफिनेशन हमने जान लिया। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है यानी रियल इमेज क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर काटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, काटता है, इसमें प्रतीत होता है कि उस बिंदु से आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये वास्तविक जो प्रतिबिंब है ये क्या करता है, बिंदु एक दूसरे को काट देता है, इसमें आता हुआ प्रतीत होता है। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बनता है कि निम्न में से किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वहाँ पे जो है
क्या रहेगा, ऑप्शन दिया रहता है उसमें क्या वास्तविक भी दिया रहता है, उस पर टिक मारना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बोलेंगे। प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का। प्रतिबिंब कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे बोलेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है, ठीक है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये सभी आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद प्रतिबिंब का प्रकार हमने देख लिया और पर्दे पर प्राप्त किसको किया जा सकता है ये भी हमने देख लिया और किसको नहीं किया जा सकता है ये भी देख लिया। अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग हमारा टॉपिक क्या रहेगा, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हमारा ये क्या है, तो टॉपिक है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक समतल दर्पण बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ऐसे एक कांच लेंगे और उसको एक तरफ से ऐसे रंग देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। ये क्या है, तो समतल दर्पण है। इसको ऐसे लिख देते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण से हम प्रतिबिंब का निर्माण कराने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कोई ऐसे वस्तु ले लेते हैं। ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पे ले लिए और ये जो वस्तु है इससे लाखों हजारों किरणें निकल रही होगी। ठीक है, ये जो हमने वस्तु लिया है इससे क्या हो रहा है, तो लाखों हजारों किरणें निकल रही होंगी। तो इसमें से एक ऐसा भी किरण होगा जो समतल दर्पण के लंबवत आ रहा होगा, यानी समतल दर्पण से 90 डिग्री का एंगल ऐसे बना रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इस वस्तु से लाखों हजारों किरणें निकल रही होगी। एक ऐसा भी किरण होगा जो समतल दर्पण के ऐसे लंबवत आ रहा होगा। तो हमने एक लंबवत किरण को ले लिया ऐसे, और एक किरण ऐसा भी होगा जो कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा, ऐसे जाके ऐसे क्या होगा, इसका परावर्तन हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो एक किरण हमने यहाँ से लिया ये वाला और एक किरण ये वाला लिया, दो किरण हमने ले लिया और ये किरण जब यहाँ पे आया तो दर्पण से परावर्तन के बाद इस प्रकार से इधर चला जा रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है, हमने बताया था जब दो किरणें आपस में कट करती हैं। तो एक किरण, जब हम जान चुके हैं पहले ही है कि जब समतल दर्पण के लंबवत कोई भी किरण आता है तो उसी पथ पर वापस चला जाता है। तो ये उसी पथ पर वापस चला जाएगा और ये किरण कहाँ जा रहा है, तो इधर जा रहा है। तो ये किरण जब ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये कभी एक दूसरे को कट करने वाला है। ये जो किरण है ऐसे सीधे में चला जाएगा परावर्तन के बाद और ये किरण इधर जा रहा है। तो ये दोनों किरण क्या कभी एक दूसरे को कट कर सकती है, तो ये दोनों किरण कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, तो ये दोनों किरण ये ऐसे भागता चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि डिस्टेंस दोनों का बढ़ता चला जाएगा। कभी भी ये एक दूसरे के पास नहीं अगर कट करेगी। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कि कुछ इस प्रकार से ये होता तो क्या होता। ठीक है, ऐसे नीचे बढ़ाएंगे और इसको इसके सीध में ऐसे लाएंगे, ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसे लाएंगे। तो ये दोनों कहीं यहाँ पे आकर कट करती है। ठीक है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो किरणें हैं ये नहीं कट कर रही है, बल्कि इसका आभास करके हम क्या कर रहे हैं, दोनों को पीछे ला रहे हैं तो कट कर रहा है, तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब बना ये वास्तविक में कट नहीं किया है बल्कि कल्पना करके हम बनाए हैं। तो यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसका अगर गुण लिखना हो, गुण तो कैसे लिखेंगे, विशेषता या गुण। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, इसका विशेषता क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं विशेषता। यहाँ पे विशेषता लिख देते हैं, विशेषता। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता क्या क्या होगा। तो सबसे पहला तो बात क्या है कि ये क्या बना है, तो आभासी प्रतिबिंब बना है। क्या है, तो आभासी प्रतिबिंब बना है। आभासी या काल्पनिक, आभासी किसको बोला जाता है, तो काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या है, तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक बनता है तो उल्टा, और आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा होगा। वास्तविक बनेगा तो उल्टा और आभासी तो सीधा। तो ये प्रतिबिंब आभासी बना है तो ये बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, क्या होगा, तो सीधा बनेगा। आभासी बना है तो सीधा बनेगा, सीधा। अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। इसका ये गुण होगा कि सबसे पहले आभासी बनेगा, और आभासी बना तो सीधा होगा। और गुण क्या हो सकता है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, दर्पण से जितने दूरी पर हम वस्तु को रखे हैं सेम उतने दूरी पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु दूरी, दर्पण से वस्तु दूरी बराबर क्या है, प्रतिबिंब दूरी। यानी कि वस्तु दूरी बराबर है किसके, प्रतिबिंब दूरी के। वस्तु दूरी बराबर है प्रतिबिंब दूरी के। ठीक है, तो ये 3 विशेषता हो गया। और क्या है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो ये क्या है, दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ, तो दर्पण के पीछे हुआ है। ये भी एक विशेषता हुआ इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितना बड़ा वस्तु हम रखे हैं उतना ही बड़ा क्या है, तो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वस्तु जो है जितना बड़ा है उतना बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है, ये भी इसका विशेषता हो जाएगा। तो ऐसे 2-4 विशेषता आपको लिख देना है। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन, तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कराया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वस्तु लिया और वहाँ से एक ऐसा किरण लिया जो समतल दर्पण के लंबवत आ रहा है, तो ऐसे लिया, और ये लंबवत आ रहा है तो इसी पथ पर वापस चला जाएगा। ठीक है, दूसरा एक ऐसा किरण भी होगा जो ऐसे तिरछा आ रहा होगा, तो यहाँ पे तिरछा हमने लिया और इसका परावर्तन कराया। उसके बाद हमने देखा कि ये जो किरण है सीधे जा रही है, ये ऐसे तिरछे भाग जा रहा है, तो ये दोनों कहीं भी आपस में संपर्क में नहीं आने वाले हैं, और ये जब कट करता है 2 किरणें तभी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस कंडीशन में ये दोनों कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो हम क्या सोचें कि अगर कुछ इस प्रकार से ये नीचे आता और ये वाला नीचे आता, तब कहाँ पे ये एक दूसरे को कट करता, तो हमें पता चला कि यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का जो निर्माण हुआ है वो हम कल्पना करके बनाए, इसलिए इसे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। और आभासी प्रतिबिंब का गुण क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। और यहाँ पे देखने से यह पता चल रहा है कि वस्तु दूरी जितना उतना दूरी प्रतिबिंब दूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक और बात पता चला कि ये दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 2-4 विशेषता लिख देते हैं अगर पूछता है तो। अब एक और टॉपिक कवर करना है, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या, जब मिरर में यानी कि दर्पण में जब अपना हम चेहरा देखते हैं तो हर एक तरह से हमारा चेहरा बिल्कुल हमारे जैसे जो है हमारे जैसे चेहरे जैसा प्रतिबिंब दर्पण में बना के दिखाता है। लेकिन अगर ध्यान से उसमें देखा जाए ना, तो उसमें जो होता है, अगर हम अपना दायां हाथ ऐसे उठाएंगे ना तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि हमारा बायां हाथ ऊपर उठा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, पार्श्व परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे, जब हम अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं तो बिल्कुल हमारे जैसे चेहरे को वो दिखाता है, हमारे जैसे चेहरे जैसे प्रतिबिंब को दिखाता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हम अपने दाएं हाथ को उठाते हैं तो क्या दिखता है उसमें, तो हमारा बायां हाथ उठ रहा है ऐसे, तो इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आज के लिए इतना ही, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले वीडियो में हम देखते हैं।